सो है वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 के 12th लेवल का जीके जीएस की 28 अगस्त की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों के आधार पर जो आपके आने वाले प्रश्न क्या होंगे, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके क्या होंगे, उन सभी प्रश्न को एक एक करके देखेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जितने भी प्रश्न देखेंगे उन सारे प्रश्न को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी ताकि आपके जितना भी कंफ्यूजन होगा या जहाँ पे भी आपको जो है दिक्कत होगी वो सारी चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि 2025 में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर क्या है। तो 2025 में जो आयोजित हुआ था पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, उसका शुभंकर क्या है। तो स्नो लेपर्ड है, हिमालयन किंगफिशर है, या फिर ब्लैक नेक्ड क्रेन है, या फिर कश्मीरी हुंगल है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालयन किंगफिशर है, ठीक है ना। ये है 2025 का शुभंकर है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपको याद रखना है कि ये जो हिमालयन किंगफिशर है ये किसका प्रतीक है गाइस। तो याद रखिएगा ये है गति जल गति और प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति का प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो आपको याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे आप इसका कलर देख रहे होंगे, ये नारंगी कलर का है और नीले कलर का है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका जो ये कौन से कलर का है, गहरे नारंगी और नीला रंग जो है ये किसका प्रतीक है, ये भी याद रखिएगा। और नीले रंग जो है ये किसका प्रतीक है गाइस। तो याद रखिएगा ये जो है आपके ऊर्जा, शांति और कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाता है, ठीक है ना। ऊर्जा, शांति और कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाता है, ठीक है। खूबसूरती को दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाता है ये कौन सा कलर है, गहरे नारंगी और नीला रंग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 2025 में जो ये हुआ था आपका आयोजित जो है पहलो खेला इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये जो है आयोजित कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हम इसके स्थान के बारे में बात करेंगे। तो ये आयोजित हुआ था डल झील, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। डल झील में हुआ था। अब वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद ये आयोजित हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है कब से कब तक ये आयोजित हुआ था। तो इसकी तारीख है, याद रखिएगा ये 21 से लेकर जो है 21 से 23 अगस्त तक हुआ था। 21 से 23 अगस्त 2025 में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। और ये जो आयोजित हुआ था तो इसके आयोजक कौन थे, यानी कि इस खेल का जो है आयोजक, यानी कि इसका आयोजन किसने करवाया था गाइस। तो याद रखिएगा इसके आयोजक हैं भारतीय खेल प्राधिकरण और जो है जम्मू कश्मीर खेल परिषद। भारतीय भारतीय खेल प्राधिकरण प्लस जो है आपका कौन हो गया, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर खेल परिषद। इसका ये 21 से 23 अगस्त तक आयोजित हुआ था। तो इस खेल के जो है विजेता कौन थे इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो इस खेल का विजेता कौन सा राज्य बना था, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश बना था, जिसमें से मध्य प्रदेश जो है याद रखिएगा इन्होंने कितना स्वर्ण पदक जीता था,
इसने 10 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 10 स्वर्ण पदक जीता था, प्लस इन्होंने जो है 3 जो है सिल्वर जीता था। सिल्वर पदक। और जो है आपको याद रखना है 5 इसने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आप, ये जो पॉइंट अभी मैं दिखाई हूँ, ये जितना भी पॉइंट ये वाला जो है, यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो ये जो है याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, ये आपसे पूछा नहीं है, लेकिन ये आपसे हो सकता है तो पूछ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो पहला मध्य प्रदेश बना था, दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आया था, दूसरे नंबर पे ओडिशा। ठीक है, दूसरे नंबर पे ओडिशा था, और तीसरे नंबर पे आपका केरल राज्य था। तो ये आपको याद रखना है, और जो है शीर्ष स्थान पे मध्य प्रदेश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस में नहीं बहती है। ठीक है ना, तो चंबल नदी कौन से राज्य में नहीं बहती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर गुजरात में। तो प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि कौन से राज्य में ये नहीं बहती है, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये गुजरात में नहीं बहती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चंबल नदी के बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि चंबल नदी का जो है ये उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी से। जानापाव की पहाड़ी से। और जानापाव की पहाड़ी आपका कहाँ है guys? तो याद रखिएगा ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसकी लंबाई कितनी है, तो वर्तमान में इसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर। इसके बाद आपको याद रखना ये हो गया उद्गम, इसके बाद हो गया आपका लंबाई। इसके बाद आपको याद रखना कि ये इसका जो है ये परवाह, ये कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम होता है, तो ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से होते हुए ये बहते हुए कहाँ जाती है, राजस्थान। राजस्थान में एंटर करती है, और राजस्थान से बहते हुए ये जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये टोटल 3 राज्यों में बहती है। यहाँ पे प्रश्न आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है ये कौन सी नदी से, चंबल नदी जो है ये कौन सी नदी से मिल जाती है, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे। तो याद रखिएगा इटावा में। ठीक है, इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से, यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा चंबल नदी जो है, चंबल नदी यमुना नदी की, यमुना नदी की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कहाँ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा में। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में, कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, सहायक नदियां। ठीक है, तो याद रखिएगा चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई गई, तो ये हो गया आपका जो याद रखिएगा बनास नदी, बनास नदी हो गई। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा सिप्रा नदी। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि सिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा चंबल नदी की। इसके बाद याद रखिएगा मेज नदी हो गया। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सी नदी हो गई, काली सिंध नदी हो गई। ये सब जो है किसकी सहायक नदी हो गई, चंबल नदी की हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा इस पर जो बांध बना हुआ है वो कौन कौन सा बांध बना हुआ है इस नदी पर, चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर जो है याद रखिएगा सबसे पहले आपको याद रखना है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है इसी पर बना हुआ है। ठीक है ना, गांधी सागर बांध।
मैं इतना पॉइंट लिखा दे रही हूँ कि यहाँ से अगर मैं जितना भी लिखाई हूँ यहाँ से कुछ भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। तो मैं इसके भी प्रश्न बनने के चांसेस है, इसलिए मैं जो लिखा रही हूँ प्लीज उसको ध्यान से देखिए और 2 बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद गांधी सागर बांध है इस नदी पर, इसके बाद याद रखिएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्वों के समूह का 18वां, 15वां, 16वां या 17वां। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 18वां समूह में आपका कौन सा आता है गाइस। 18वां समूह में आता है नोबल गैस, जिसे हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय, निष्क्रिय गैस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस 15वां जो समूह है, आवर्त सारणी का 15वां समूह, इसे हम क्या कहते हैं, तो 15वां समूह जो है ये आपका जो है इसमें नाइट्रोजन समूह आता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन समूह आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है ये 16वां आवर्त सारणी का जो 16वां समूह है, इसमें कौन आता है, इसमें जो है 16वां में आपका ऑक्सीजन समूह आता है, ऑक्सीजन समूह आता है, ऑक्सीजन समूह आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 17वां समूह में आपका कौन सा आता है, तो 17वां में आपका आता है, याद रखिएगा, ये आपका आता है हेलोजन समूह। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा तत्वों का जो है बाहरी कोष जो है ये पूर्ण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निष्क्रिय गैस। 18वां समूह जो है ये बाहरी कोष पूर्ण होता है, ठीक है ना। 18वां समूह के बारे में हम बात करेंगे गैस, तो याद रखिएगा ये जो है 18वां इसका बाहरी कोष पूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि ये जो है ये क्या होता है, अक्रियाशील होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है गैस, तो ये जो आपका नोबल गैस है गैस, याद रखिएगा यह जो है यह अक्रियाशील होता है, अक्रियाशील, ठीक है, अक्रियाशील होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पे इसको करेक्ट कर देते हैं, अक्रियाशील होता है। ये अक्रियाशील होता है, इसी वजह से जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में नहीं भाग लेते, इसी वजह से जो है याद रखिएगा इसका जो है बाहरी कोष जो है पूर्ण होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो है नोबल गैस जो है वो कितना है, तो याद रखिएगा नोबल गैस जो है ये टोटल आपके 7 जो है ये क्या है, 7 नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस है, ठीक है। तो 7 नोबल गैसेस है, तो कौन कौन से वो 7 नोबल गैसेस हैं, तो ये मैं लिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है आपका कौन कौन सा आता है, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है हीलियम, हीलियम, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, नियॉन, ये सब आपका नोबल गैस है, ठीक है ना, नियॉन। पूछा जाता है एग्जाम में इसलिए मैं लिखा देती हूँ, याद रहे आपका आपको। इसके बाद आपको याद रखना है आर्गन आपका नोबल गैस है। इसके बाद आपको याद रखना है क्रिप्टॉन, के आर इसका प्रतीक होता है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा है, जेनॉन, एक्स ई प्रतीक होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा हो गया, रेडॉन। और एक और है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ। एक आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा, एक है आपका ऑक्सीजन, जो कि ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये जो लिखाई हूँ ये ज्यादा पूछा जाता है कि जो है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है नोबल गैस है, तो ये जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये ज्यादा पूछा जाता है। ऑक्सीजन के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आपको और क्या याद रखना है, कि जो
15वां समूह आपका नाइट्रोजन है गाइस, याद रखिएगा। इसमें जो है कितने हैं, याद रखिएगा, इसमें जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 15वां समूह जो है आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो है ये आपको याद रखना है, 7 नहीं 5, याद रखिएगा। 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके तत्वों में जो है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी लिख लीजिएगा। ये जो होता है 5 वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो आपका जो है ये 16वां समूह जो है, इसमें ये जो आपका 16वां में कौन है, ऑक्सीजन समूह है। इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा, जो आपका 17वां समूह जो है ये आपका हैलोजन है। हैलोजन समूह में जो है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा, हैलोजन समूह में जो है ये आपके जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, हैलोजन समूह का जो होता है वो बहुत ज्यादा ही अभिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो हैलोजन समूह में आता है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी विंडो में राइट क्लिक करने पर क्या होता है। तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, फाइल अपने आप खुल जाती है, विंडो बंद हो जाती है, या फिर जो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे, यहाँ पे आप पिक्चर में अगर आप देख रहे होंगे, तो इस माउस पे अगर हम रेड कलर, जो आपका रेड कलर का जो एरो है गाइस, इस एरो पे आप ध्यान से देखिए, जिसपे मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। तो इस साइड को अगर हम क्लिक करेंगे, तो इस टाइप का आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, इस टाइप का मेन्यू खुलता है, ठीक है ना। तो वो जो है उसे हम क्या कहते हैं, उस मेन्यू को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, या फिर जो है संदर्भ मेन्यू, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संदर्भ मेन्यू भी कहते हैं, संदर्भ मेन्यू, ठीक है। तो इसमें जब है, तो ये याद रखिएगा, ये जो है आपको क्या दिखाई देता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देता है। अगर आप किसी भी विंडो पे राइट क्लिक करते हैं, किसी भी कंप्यूटर में जो है किसी भी विंडो पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं, मान के चलिए कि अगर आप जो है ये क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे करते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी पूछा भी जाता है कि अगर जो है आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, ठीक है ना। तो मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, डेस्कटॉप, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं किसी भी माउस से, तो ये क्या खुलेगा, तो डेस्कटॉप पे अगर आप करेंगे गाइस, तो ये जो है आपका रिफ्रेश वाला खुलता है, ठीक है ना। रिफ्रेश का लिखा लिखा रहेगा लाइन से लाइन, ठीक है ना, रिफ्रेश लिखा रहेगा। इसके बाद आपको याद रखना है, डिस्प्ले लिखा रहता है, ठीक है ना, डिस्प्ले लिखा रहेगा। इसके बाद जो है आपका डिस्प्ले सेटिंग, सेटिंग लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, न्यू फोल्डर लिखा होगा। आप किस जो डेस्कटॉप पे आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, तो इस तरीका बहुत लोगों को देखते हैं, जैसे सिंपली जो क्या करते हैं, बहुत लोग जो है डेस्कटॉप पे क्लिक करके रिफ्रेश करते रहते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, ये जो है न्यू फोल्डर का ऑप्शन खुलता है। तो ये आप पॉइंट भी याद रखिएगा कि डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करने पे कौन कौन सा ऑप्शन खुलता है, रिफ्रेश का, डिस्प्ले सेटिंग का, न्यू फोल्डर का। अगर सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि अगर आप जो है किसी फोल्डर पे, अगर आप किसी माउस से फोल्डर पर अगर आप जो है राइट बटन क्लिक करते हैं किसी फोल्डर पे, तो कौन कौन सा ऑप्शन खुलेगा किसी फोल्डर पे, ठीक है। तो किसी फोल्डर पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे, तो ये जो है ओपन का खुल जाएगा, ठीक है ना, ओपन खुल जाता है। इसके बाद रीनेम खुल जाता है, देखते होंगे रीनेम खुल जाता है। इसके बाद आप याद रखिएगा, डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट का ऑप्शन आता है। इसके बाद आपको याद रखना है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, ठीक है। और भी ऑप्शन आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आप किसी विंडो के जो है याद रखिएगा, किसी टेक्स्ट पर, ठीक है, किसी टेक्स्ट पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो क्या खुलेगा, किसी टेक्स्ट पर, ठीक है। तो किसी टेक्स्ट पर अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा, कट, कट का ऑप्शन आता है। इसका जो है याद रखिएगा, पेस्ट का ऑप्शन आता है, कॉपी का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, ये सब ऑप्शन आता है, ठीक है।
सर्च का ऑप्शन आता है। तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। मान के चलिए आप जो है किसी ब्राउजर पे जो है क्लिक करते हैं, ब्राउजर लिंक पर, ब्राउजर लिंक पर, ये जितना भी मैं लिखा रही हूँ ऐसे ही नहीं लिखा रही हूँ, ये सारे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो है डेस्कटॉप पे, जरूरी नहीं मैंने अगर यहाँ पे जो है किसी विंडो में राइट क्लिक करने पर क्या होता है, तो एग्जामिनर भी आपसे सेम क्वेश्चन ही पूछ देगा कि हाँ किसी विंडो पे राइट क्लिक कर, हो सकता है आपको सिमिलरली होगा क्योंकि ये आपके पैटर्न के बेस पे 28 तारीख के, तो उस तरीके से पूछ भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी शिफ्ट में, आपके शिफ्ट में भी सेम प्रश्न देखना। प्रश्न ये रहेगा, थोड़ा घुमा भी सकते हैं, ठीक है ना, कि डेस्कटॉप पे क्लिक करने पर क्या क्या ऑप्शन खुल जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर ब्राउजर लिंक पर अगर डबल क्लिक करिएगा माउस से, मतलब लिंक पे क्लिक करिएगा, तो ये जो है आपको याद रखना है, ओपन इन न्यू टैब खुलता है, ओपन इन न्यू टैब खुलता है, ठीक है, न्यू टैब का ऑप्शन खुलता है। इसके बाद जो है कॉपी लिंक का खुलता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके सेव लिंक, इस टाइप में खुल जाता है ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँगा, इससे याद रखिएगा कि आप जो है किसी भी फाइल पर जो है, सॉरी, किसी इमेज पे ही आप माउस से डबल क्लिक करिए तो उसमें व्यू, एडिट, ये सब का ऑप्शन आ जाता है, सेट एज बैकग्राउंड ऐसे आता है ना। तो सिमिलरली वैसे ही इमेज का भी आपसे पूछ सकता है। तो इमेज का मैं इसलिए नहीं लिखाई हूँ कि पहली बात जगह नहीं है, दूसरी बात ये है कि आप उससे समझ जाएगा, क्योंकि इमेज पे क्या आ जाता है, व्यू, एडिट, सेट एज बैकग्राउंड, इसका आता है, ठीक है ना। विंडो बंद करने के लिए जो है, विंडो बंद करने के लिए जो है कंप्यूटर को अगर शट डाउन करना है तो अल्ट प्लस F4 जो है वो प्रेस करना होता है, उसके बाद जो है कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है फाइल खोलने के लिए जो है याद रखिएगा, फाइल खोलने के लिए जो है डबल क्लिक करना होता है। फाइल खोलने के लिए क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो है डबल क्लिक, डबल क्लिक करिएगा उस पर, तब जाकर जो है ये आपका फाइल खुलेगा, ठीक है। विंडो बंद हो जाती है तो शट डाउन से भी विंडो बंद हो जाती है, ठीक है ना। सॉरी, विंडो बंद हो जाती है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो है Alt+F4 लगेगा, ठीक है ना। Alt+F4 जो है विंडो बंद करने के लिए होता है, ठीक है ना, शट डाउन करने के लिए नहीं होता है। शट डाउन करने के लिए जो है आपका, तो Alt+4 F4 जो है ये शट डाउन के लिए नहीं, विंडो बंद करने के लिए होता है, ठीक है ना। शट डाउन की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो शट डाउन करने के लिए जो है स्टार्ट मेन्यू या फिर जो है आपको पावर ऑप्शन का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। याद रखिएगा पावर ऑप्शन जो पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर जो है आपको जो है स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद जो है आप शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन विंडो बंद करने के लिए, पीसी आपको अगर बंद करना है तो Alt+F4 का यूज करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस राज्य में टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को जो मंजूरी दी गई है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के बारे में हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसे जो है अरुणाचल प्रदेश में इसे बनाया गया। तो याद रखिएगा ये जो है आपके किस प्रकार की है परियोजना है। तो याद रखिएगा ये किस प्रकार की परियोजना है, रन ऑफ द रिवर प्रकार की जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। रन ऑफ द रिवर प्रकार की जो है जल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके जो है कौन सी नदी पर निर्मित है। तो याद रखिएगा सियोम नदी पर, सियोम नदी पर, सियोम नदी पर, जो कि एक ये किसकी सहायक नदी है सियोम नदी, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बिजली उत्पादन करने की क्षमता कितनी है गैस, तो याद रखिएगा 700 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। 700 मेगावाट,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है इसकी जो इसका निर्माण जो करवाया गया है, वो किसके थ्रू करवाया गया है, ये जो है आपके करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसका निर्माण है जो हाल ही में बोला जाए, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है कौन सी एजेंसी ने करवाया है, ये याद रखिएगा। तो इसका निर्माण जो है याद रखिएगा निपको, NEEPCO। आगे मैं इसका फुल फॉर्म बताती हूँ, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है, और अरुणाचल सरकार के द्वारा, अरुणाचल सरकार द्वारा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो है राज्य को कितनी मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो याद रख लीजिएगा राज्य को 12%, ठीक है ना, याद रखिएगा 12% जो है मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त बिजली दी जाएगी। और जो है राज्य को 12% और 1% जो है याद रखिएगा स्थानीय निकाय निधि को, स्थानीय निकाय निधि को। अब थोड़ा सा जो है आपका जो है NEEPCO के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है NEEPCO, तो याद रख लीजिएगा NEEPCO जो याद रखिएगा ये जो है आपके NTPC लिमिटेड की सहायक कंपनी है। NTPC लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी, ठीक है ना, 1976 में। और इसका जो है मुख्यालय जो है ये शिलोंग में, लिख लीजिएगा शिलोंग में, जो कि आपका मेघालय पड़ता है। और इसका जो है ये किसके अधीन आता है, तो भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हृदय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां किस प्रकार की होती है, तो हृदय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां हृदय मांसपेशियां होती है, कंकाल मांसपेशी, स्वेच्छा मांसपेशी या फिर चिकनी मांसपेशी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है हृदय को नियंत्रित करने वाली हृदय मांसपेशियां ही होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा मानव शरीर में जो है याद रखिएगा 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, ठीक है ना। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, ठीक है ना। वो 3 प्रकार की मांसपेशियां कौन कौन सी है guys? तो याद रख लीजिएगा एक आपका आ जाएगा हृदय मांसपेशियां, हृदय, मैं सीधा लिखा देती हूँ, ठीक है ना, पूरा अगर लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। कंकाल मांसपेशियां, और तीसरा आपको याद रखना है चिकनी मांसपेशियां, ठीक है। तो अब फिर आप पूछेंगे कि ये जो है स्वेच्छा मांसपेशी क्या है, तो स्वेच्छा मांसपेशी जो है ये आपका जो है ये कोई अलग प्रकार की मांसपेशी नहीं है, ये कंकाल मांसपेशी का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना, स्वेच्छा मांसपेशी, ठीक है। तो ये जो है आपका मांसपेशी में नहीं आती, ठीक है ना। तो मनुष्य के हृदय में 3 प्रकार की ही मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, हृदय मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशियां और चिकनी मांसपेशियां। चलिए मैं इन सबको एक एक करके सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले हम बात कर देंगे हृदय मांसपेशियां की। तो याद रखिएगा हृदय मांसपेशियां जो है ये अनैच्छिक होती है, यानी कि इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार इसे नहीं चला सकते, ये अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक होती है यानी कि जो है याद रखिएगा इसे जो है हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते। अनैच्छिक मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और इसकी क्या क्या पॉइंट है, तो याद रखिएगा ये जो है लाइफ लाइन है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मांसपेशी या लाइफ लाइन है, तो याद रखिएगा ये हृदय मांसपेशी जो है ये लाइफ लाइन है।
और लगातार काम करती रहती है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंकाल मांसपेशियों के बारे में। तो कंकाल मांसपेशी के बारे में याद रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसे जो है कंकाल मांसपेशी जो है, याद रखिएगा इसे जो है स्वेच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। स्वेच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। अब स्वेच्छा से नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। स्वेच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे चलना, आप अपने स्वेच्छा के अनुसार ही चल सकते हैं। दौड़ना होगा आपका, आप अपने अनुसार ही दौड़ सकते हैं। उठना बैठना जो अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है ना। उठना बैठना, बैठना, देखना नहीं देखना, ये सब जो है जो स्वेच्छा से कर सकते हैं, ठीक है ना। और यह देखिएगा एक होता है आपका चिकनी मांसपेशी, ये भी आपका अनैच्छिक होती है, ठीक है ना। चिकनी मांसपेशी के बारे में बात करूँ तो ये जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो याद रखिएगा चिकनी मांसपेशी भी जो है ये आपकी अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक है, ठीक है। और याद रखिएगा ये अनैच्छिक ऐसे जैसे ये बहुत धीरे धीरे काम करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये धीरे धीरे वर्क करता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। धीरे धीरे काम करता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये जो ये क्या करता है, याद रखिएगा ये जो है ये मांसपेशी आपकी कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये आंतों में। इसके बाद याद रखिएगा रक्त वाहिकाओं में, वाहिकाओं में। जगह नहीं है इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, ठीक है ना। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है ना। रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिल्ली का कौन सा विश्व धरोहर स्थल फारसी और भारतीय स्थापत्य का मिश्रण है, ठीक है। तो दिल्ली का कौन सा विश्व धरोहर है, ठीक है। तो ये जमा मस्जिद है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, या फिर हुमायूं का मकबरा है। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या बोला है कि ये फारसी, ठीक है ना, फारसी का मिश्रण है, और किसका मिश्रण है, भारतीय का मिश्रण है, ठीक है ना। तो फारसी और भारतीय का मिश्रण कैसे है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। जो आपका जो है फारसी शैली, ठीक है ना, फारसी शैली, फारसी शैली की क्या क्या विशेषता है ये मैं आपको बताती हूँ, और भारतीय शैली की क्या क्या विशेषता है, जिसका ये मिश्रण है आपके हुमायूं का मकबरा का कुतुब मीनार, ठीक है। सॉरी, हुमायूं का मकबरा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हुमायूं का मकबरा, जैसे कि फारसी शैली की जो विशेषता है, तो इसका फारसी शैली की विशेषता होती है ऊंचा चबूतरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये कितना ऊंचा चबूतरा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि ये ऊंचा चबूतरा है, क्योंकि ये जो है आपको पिक्चर में जो दिख रहा है ये ही हुमायूं का मकबरा है, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता होती है फारसी शैली की ऊंचा चबूतरा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो होता है बड़ा गुम्बद, बड़ा गुम्बद आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पे जो है कितना बड़ा गुम्बद है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा ये जो है चार बाग शैली, चार बाग शैली, चार बाग शैली मतलब समझ रहे, चार बाग शैली मतलब कि चारों भागों में जो है जो है बटा उद्यान जो है, ठीक है ना, चार बाग शैली, ठीक है ना। तो ये जो है ये किसकी है, फारसी शैली की विशेषता हुई, ठीक है ना। ये आपके फारसी शैली की विशेषता हुई। दूसरा मैं आपको बताती हूँ भारतीय शैली की, इसकी दोनों की विशेषता का मिश्रण कैसे, ठीक है, भारतीय शैली। तो भारतीय शैली की अगर मैं बात करूंगा तो भारतीय शैली की विशेषता है, जैसे याद रखिएगा इसमें जो प्रयोग किया गया हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। लाल बलुआ, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा है, तो याद रखिएगा जालीदार खिड़की है, जालीदार खिड़की है।
ये जो मैं पॉइंट लिखा रही हूँ ना, ट्रस्ट मी गाइज, ये सिर्फ आपके एनटीपीसी की नहीं, अगर आप किसी भी आगे एग्जाम में देंगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ठीक है ना। जालीदार खिड़की। इसके बाद जो है याद रखिएगा, ये जो है आपके रंगीन पत्थरों की सजावट, ये भारतीय शैली की विशेषता है। रंगीन पत्थरों की सजावटी। ये जो है आपका जो है हुमायूं का मकबरा, जो है याद रखिएगा, ये जो है भारत का पहला बगीचा मकबरा है, ठीक है ना। भारत का पहला बगीचा बगीचा मकबरा है। मकबरा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो है ताजमहल की जो प्रेरणा ली गई है गाइस, यहीं से ली गई है, ठीक है ना। इसी से जो है ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा, ये जो है हुमायूं का मकबरा, इसे ये जो है पूछा भी गया विश्व धरोहर स्थल है, तो ये इसे जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? यूनेस्को में। तो याद रखिएगा, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है 1993 में, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। और याद रखिएगा, ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये आपका कहाँ है गाइस? याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा ये आपके दिल्ली में है। ऐसे पूछा भी गया है, दिल्ली का कौन सा विश्व धरोहर। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये भी पूछ दे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो याद रखिएगा दिल्ली में है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसका जो है इस हुमायूं का मकबरा का जो है अगर मैं बात करूं कि इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ, ये बनने में कितना समय लगा था, तो इसका निर्माण जो है 1565 में, ठीक है, 1565 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। और जो है 1572 में जो है ये बनकर पूर्ण हो गया था, यानी 1572 में बनकर तैयार हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट याद रखेगा। तो हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार था मिराक मिर्जा गयाब। मिराक मिर्जा गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ लाल किला और कुतुब मीनार, ये दोनों को भी यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है ना। लाल किला और कुतुब मीनार को भी यूनेस्को में शामिल किया गया। तो अगर मैं बात करूँ कि जो है कुतुब मीनार को कब किया गया, तो कुतुब मीनार को 1993 में किया गया है। और लाल किला को अगर मैं बात करूँ, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? मैं यूनेस्को इसलिए लिख दे रही हूँ, ताकि अगर मैं सीधा लिख दूँ तो पता नहीं आप लोग निर्माण समझे या यूनेस्को समझे या पता नहीं क्या समझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूनेस्को लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपके लाल किला को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 2007 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगर मैं बात करूँ कि इसका जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा इसका अध्यक्ष जो है या तो भारत के पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा इसका अध्यक्ष होता है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। या तो पहला, या तो आपको जो है याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, तो याद रखिएगा ये जो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो याद रखिएगा एक आयोग है, कौन सा आयोग है, तो याद रखिएगा उच्च समिति की सिफारिश पर करता है, ठीक है ना। उच्च समिति की उच्च समिति की सिफारिश पर
सिफारिश पर करता है, ठीक है। उस समिति की सिफारिश पर करता है और इसमें जो है इसके नियुक्ति के समय जो है शामिल कौन कौन होता है ये भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है या कौन शामिल नहीं होता है। तो याद रख लीजिएगा, ये जो है प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति में शामिल होता है, जो कि है। इसके बाद याद रखिएगा, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद आपको याद रखना और कौन हो गया guys? तो याद रखिएगा, इसके बाद आपको याद रखना है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। राज्यसभा राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, ये जो है लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता। विपक्ष नेता, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ये इसीलिए लिखा रही हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मैं जितना भी पॉइंट लिखा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट ही है। राज्यसभा के विपक्ष नेता, ठीक है। और इसके बाद और कौन है, तो याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री। तो इतने लोग शामिल होते हैं, केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है गाइस कि ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, ये कौन से अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। मानवाधिकार संरक्षण, ठीक है, संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापना हुआ था, ठीक है। तो इतना पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल या फिर सबसे प्रबल बल कौन सा है। आपसे यहाँ पे सशक्त भी हो सकता था या फिर प्रबल भी हो सकता था, ठीक है। तो कौन सा बल है, तो गाइस याद रखिएगा, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल या फिर वैद्युत बल। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो है, आपको याद रखना है कि जो है सशक्त, ठीक है ना। सशक्त मतलब क्या होता है, मजबूत। तो सबसे मजबूत बल आपका कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका नाभिकीय बल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल के बारे में आपको क्या याद रखना है इससे, याद रखिएगा नाभिकीय बल जो है, याद रखिएगा इसमें जो है परमाणु नाभिक में जो है, याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है ये क्या करता है, बांध कर रखता है। परमाणु नाभिक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो है सबसे शक्तिशाली, यानी कि ये जो है आपका सबसे मजबूत होता है, मजबूत, ठीक है, सबसे मजबूत होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इससे, याद रखिएगा ये जो है आपका विद्युत चुंबकीय बल। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। चुंबकीय बल 4 प्रकार के बल होते हैं, ठीक है ना। पहला आपको याद रखना है नाभिकीय बल, दूसरा आपका हो गया विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, आवेशित कणों के बीच का कार्य करता है, ठीक है ना। आवेशित कणों के बीच का कार्य करता है। आवेशित कणों के बीच का कार्य करता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये तीसरा आपका कौन सा होता है, तीसरा आपका होता है, याद रखिएगा ये होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल,
ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है रेडियोधर्मी है, और याद रखिएगा न्यूट्रॉन क्रियाओं में जो है ये क्या करता है, इसका सबसे ज्यादा भूमिका होता है, ठीक है ना। रेडियो रेडियोधर्मी में मतलब होता है धीरे धीरे टूटना, यानी रेडियोधर्मी में धीरे धीरे टूटना जो है, इसमें जो है ये भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके बाद जो है चौथा आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा तीन तो मैं बता चुकी हूँ, चौथा आपका कौन सा है, चौथा है आपका गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है द्रव्यमान वाली वस्तुओं को आकर्षित करता है, ठीक है ना। गुरुत्व बल क्या करता है, द्रव्यमान वाली वस्तुओं को, द्रव्यमान वाली वस्तु को आकर्षित करता है। द्रव्यमान वाली वस्तु को आकर्षित करता है, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आपका जैसे कि आपका जो है जैसे कि ग्रह हो गया, तारा हो गया, पिंड हो गया, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो होता है ये सबसे कमजोर होता है। सबसे कमजोर होता है ये बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में के काम में लाया जाता है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये किसी भी कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में आता है, तो एमएस डॉस, यूनिक्स, विंडोज या फिर उपयुक्त सभी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। तो अभी आधुनिक में जो है ये विंडोज तो चल ही रहा है, तो विंडोज जो है ये सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है, ठीक है, मैं विंडो को प्रारंभ करने के लिए। इसके बाद जो है एमएस, अगर मैं डॉस की बात करूं, तो एमएस डॉस जो याद रखिएगा ये एक पुराना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुराना डिस्क ऑपरेटिंग पुराना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। पुराना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, क्या है ना, बूटिंग प्रक्रिया के लिए जो है इसका उपयोग होता था, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा जो आपका जो है यूनिक्स है, ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है याद रखिएगा पूछा जाता है मल्टी यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो याद रखिएगा मल्टी यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर और यूजर के बीच जो है ये एक पुल का काम करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हार्डवेयर और यूजर के बीच जो है पुल का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा हार्डवेयर हार्डवेयर और यूजर के बीच पुल का काम करता है, ठीक है, पुल का काम करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो एप्पल का होता है, एप्पल में जो है इसको प्रारंभ करने के लिए जो है एक किसका यूज किया जाता है, तो एप्पल में जो है याद रखिएगा ये किया जाता है आपके मैक का, ठीक है ना। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ये एप्पल में आता है, याद रखिएगा ये एप्पल के कंप्यूटर में उपयोग होता है, एप्पल के एप्पल के कंप्यूटर में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था। तो प्रकाश की गति को आइजक न्यूटन ने मापा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने मापा था, गैलीलियो ने मापा था, या फिर जो है ओलाउस रोमन ने मापा था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ये जो है आपके ओलस रोमन ने मापा था, ओलाउस रोमन ने, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और याद रखिएगा इन्होंने जो है ओलाउस रोमन ने जो है याद रखिएगा बृहस्पति के उपग्रह जो है याद रखिएगा आयो का अध्ययन किया था। ठीक है। बृहस्पति का जो उपग्रह है ना, बृहस्पति का उपग्रह, बृहस्पति के उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? आयो, आयो जो उपग्रह है। ठीक है। बृहस्पति का उपग्रह आयो का अध्ययन किया, आयो का अध्ययन, अध्ययन कब किया था गाइस? तो याद रखिएगा 1676 में, 1676 में अध्ययन किया। अब इस अध्ययन के बाद जो है उन्होंने कैसे प्रकाश की गति को जो है सबसे पहले मापा, ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो याद रखिएगा उन्होंने देखा था कि जो है पृथ्वी जो है याद रखिएगा पृथ्वी जो है वो पृथ्वी जो है वो बृहस्पति से दूर जा रही होती है। ठीक है। तो ग्रहण देर से होता है। ठीक है। और जब पास आ रही होती है तो ग्रहण जल्दी हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि, इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था कि प्रकाश की गति जो है याद रखिएगा प्रकाश की गति सीमित है, सीमित है और इसे मापा जा सकता है, और इसे मापा जा सकता है। आप लोगों को याद रहेगा, अगर नहीं याद है तो इसे नोट कर लीजिएगा। इन्होंने जो है बृहस्पति के उपग्रह जो आयो है उसका अध्ययन किया था 1676 में। उसने उन्होंने देखा था कि जो बृहस्पति है गाइस याद रखिएगा, वो पृथ्वी से अगर दूर जो है जाती है तो ग्रहण देर से लगता है, और अगर जब पास आती है तो ग्रहण जल्दी लगता है। ठीक है ना। इसी इसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि प्रकाश की गति सीमित है और इसे मापा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इससे, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बृहस्पति उपग्रह है, ठीक है ना, बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह जो है आपका, इसके जो है कितने उपग्रह है? तो याद रखिएगा इसके 4 उपग्रह है, 4 उपग्रह या फिर 4 चंद्रमा है। तो वो 4 कौन सा है? तो पहला आपको याद रखना है, पहला हो गया आपका गैनीमीड, दूसरा आपका कौन सा हो गया? कैलिस्टो, कैलिस्टो, तीसरा आपका कौन सा हो गया? यूरोपा, और चौथा आपका कौन सा हो गया? आयो। ठीक है। जिसमें गैनीमेड सौर मंडल का और बृहस्पति का दोनों का सबसे बड़ा जो है उपग्रह है। ठीक है। और इस चारों ग्रह की खोज किसने की थी गाइस? तो इन चारों ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। जगह भी नहीं होता है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है मेरे को। इस साइड लिख देती हूँ, याद रखिएगा चारों ग्रह की खोज, चारों ग्रह की खोज गैलीलियो, गैलीलियो। ठीक है। गैलीलियो, गैलीलियो ने की। ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके आइजैक न्यूटन, उन्होंने जो है प्रकाश के कण का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। आइजैक न्यूटन ने जो है याद रखिएगा प्रकाश के कण का सिद्धांत दिया था, प्रकाश के कण का सिद्धांत, कण का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने जो है प्रकाश के गति का जो है सापेक्षिक सिद्धांत में जो है वो स्थिर माना था। ठीक है ना। तो इन्होंने याद रखिएगा प्रकाश की गति का सापेक्षिक सिद्धांत दिया था, प्रकाश के गति का सापेक्षिक, सापेक्षिक सिद्धांत दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग जो है ये आपके जो है बनियाल दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है ना। कौन सा दर्रे से? बनियाल दर्रे। बनियाल दर्रा आपका कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। तो बनियाल दर्रा के बारे में हमको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? बनियाल दर्रा जो है याद रखिएगा ये आपके जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो बनियाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है ये जो है कितना है गैस? तो और लगभग की मैं बात करूंगी। ठीक है ना। लगभग, लगभग अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो है लगभग ऊंचाई कितनी है?
तो इसकी ऊंचाई लगभग जो है वो 2832 मीटर है। कहीं कहीं पे आपको 2800 मीटर भी रहता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग में है। तो इसी के आसपास आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो जवाहर सुरंग जो है ये इसी दर्रे के नीचे बनी है, ठीक है ना। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है, ठीक है, यहीं पर स्थित है। और याद रखिएगा इसकी जो है ये जवाहर सुरंग जो है ये कितनी लंबी है। तो जवाहर सुरंग जो है ये 2.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो बनियाल दर्रा जो है, याद रखिएगा NH 44 जो है इसी मार्ग से होकर गुजरता है। बनियाल दर्रा जो है याद रखिएगा NH 44 इसी मार्ग से गुजरता है, इसी मार्ग से गुजरता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जोजिला दर्रा की बात करूं, तो जोजिला दर्रा भी याद रख लीजिएगा। जोजिला दर्रा याद रखिएगा, पूछा जाता है कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर को श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जो है और आपको क्या याद रखना है कि ये जोजिला दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं नाथुला दर्रा की बात करूं, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है आपका, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में, ठीक है। और जो आपका बुर्जिल दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। तो बुर्जिल दर्रा आपका कहाँ है, तो बुर्जिल दर्रा है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैली ऑफ नेशनल फ्लावर के बारे में, तो ये आपको याद रखना है ये उत्तराखंड के कौन से जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है जिला, याद रखिएगा चमोली जिला में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इससे याद रखिएगा ये जो है आपके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है ना। नंदा देवी बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व का बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया। तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा इसे यूनेस्को में जो है आपको याद रखना है 2005 में, 2005 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा नेशनल पार्क है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो है याद रखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिक्किम, सिक्किम में आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा सिक्किम में आपका है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो सबसे पहले अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूंगा, तो याद रखिएगा ये जो है केसरी और मराठा समाचार पत्रों का जो है प्रकाशन क्या था? केसरी, जो कि कौन सी भाषा थी? केसरी मराठी भाषा थी, मराठी भाषा। और जो है इन्होंने और कौन सा था, दो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। एक मराठा का किया था, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये किनकी समाचार पत्र है? तो याद रखिएगा ये है आपके ये समाचार पत्र है, समाचार पत्र। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आपको कि इन्होंने जो है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद याद रखिएगा इन्हें जो है भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, अशांति का जनक कहा जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था? महात्मा ब्रिटिश वगैरह लोग जो थे वो लोग इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने जो है इन्हें कहा था आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, निर्माता कहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने दिया था नई सुबह के साथ भारत जागा। 1947 में दिया था इन्होंने ये नारा, नई सुबह के साथ भारत जागा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस सुभाष चंद्र बोस का कौन सा नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। तो साइटोकाइनिन प्राप्त कहाँ से किया गया था गाइस? तो याद रखिएगा विषाणु से, जंतुओं से, जीवाणु से, या फिर फफूंद से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये किया गया था आपके जो है तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने जो है साइटोकाइनिन सर्वप्रथम जो प्राप्त किया था वो जीवाणु से। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है ये 3 वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है ना, कौन कौन सा 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है, एक है आपके जो है एफ स्कूक और एफ स्कूक। ठीक है, ये जो है इन वैज्ञानिक का नाम जो है याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था 1954 में। ठीक है, इन्होंने 1954 में जो क्या किया था तंबाकू, तंबाकू के उत्तक में कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाला पदार्थ खोजा था। ठीक है, तंबाकू के उत्तक में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाला
पदार्थ खोजा, ठीक है। इसके बाद जो है यह देखिएगा इन्होंने जो है बनाने वाला पदार्थ खोजा, लिख लीजिए, पदार्थ खोजा, ठीक है। उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे गाइस, याद रखिएगा, सी मिलर, सी मिलर। इन वैज्ञानिक ने जो है क्या किया था 1956 में, 1956 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है इस पदार्थ का नाम जो है, इस पदार्थ का नाम जो इन्होंने खोजा था उसी पदार्थ का नाम क्या रखा था गाइस, तो याद रखिएगा काइनेटिन, काइनेटिन रखा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा जो 1963, ठीक है ना, एक और याद रखिएगा 1963 में, 1963 में उनका नाम क्या था, डीएस लिथम, डीएस लिथम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, डीएस लिथम ने जो है, इन्होंने जो है साइटोकाइनिन का जो है नामकरण किया था, इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया था साइटोकाइनिन। तो ये पूछा जाता है, ठीक है ना, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है याद रखिएगा, ये जो है ये कैसा हार्मोन है गाइस, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन जो है ये आपको याद रखना है एक वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। वृद्धि हार्मोन है जो कि ये क्या करता है गाइस, वृद्धि हार्मोन जो कि ये जो है कोशिका विभाजन और याद रखिएगा कलिका का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये पौधों का वृद्धि हार्मोन हार्मोन है, ये भी याद रख लीजिएगा, पौधों का वृद्धि हार्मोन जो कि ये क्या करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करता है और जो याद रखिएगा कलिका निर्माण करता है, कलिका निर्माण करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप सभी एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं लिखाई हूँ, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत इससे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, ताकि आप लोगों की चीजें क्लियर आउट हो सके। कम से कम अगर आप चीजों को नोट अप तो नहीं कर सकते, आपके एग्जाम आ चुका है, तो प्लीज 2 बार इसे जरूर देखिए, ताकि आपको चीजें क्लियर आउट हो जाए। जहाँ पे भी आपको जो क्वेश्चन भी आपको लगता है कि आपको भी जब आप एग्जाम देते हो आपको खुद भी पता होता है कि हाँ हमें मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी चीजें पता होती है कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो प्लीज आप सभी भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी मेहनत करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।